नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर है सुरभि। आज की वारदात जो है इसी साल की है, अप्रैल महीने की वारदात है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कत्ल हुआ था। एक प्राइवेट टीचर जो था उसका कत्ल हुआ था और बड़ी बेरहमी से वो कत्ल हुआ था। हालांकि जो वारदात है इसमें बहुत ज़्यादा पेचोखम नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन कही जानी चाहिए या बहुत ज़्यादा पेच नहीं है पूरी वारदात के अंदर। लेकिन हाँ, इस वारदात के पीछे जो मकसद है सुनाने का वो रिश्तों के पेच का है कि यहाँ पे रिश्तों के पेच आपस में ऐसे फंस गए कि इन पेचों में फंस के एक पूरा का पूरा जो परिवार था वो बर्बाद हो गया। और सोचिए कि किस तरीके से एक ही परिवार के लोगों ने एक दूसरे को उसी परिवार के एक शख्स के कत्ल के आरोप में कैसे फंसाया। और फिलहाल हालत यह है कि पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एक आदमी जिसका मर्डर हो गया था जो प्राइवेट टीचर था, और बाकी का जो परिवार है उसमें से 2-3 लोग अभी जेल की हवा खा रहे हैं। पूरी कहानी की, पूरी वारदात की जो शुरुआत होती है वो होती है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को ये मुजफ्फरपुर का नज़ीरपुर लोकेलिटी है। यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल के टीचर रहा करते थे, इनका नाम था राजेश कुमार। राजेश कुमार अपने घर में सो रहे थे कि अचानक घर का दरवाज़ा खोल के 2-3 लोग उसके कमरे में दाखिल हुए और ताबड़तोड़ जो चाकू के वार थे वो राजेश कुमार के ऊपर करने शुरू किए। पास में राजेश कुमार की जो पत्नी थी वो भी, रीता देवी, वो भी सो रही थी। और जब देखा कि ताबड़तोड़ चाकुओं के वार हुए और जब हल्ला गुल्ला मचा तो रीता देवी थी वो भी एकदम झटपटा के एकदम अचानक नींद से उठी और उन्होंने देखा कि 3 लोग लगातार कई सारे जो चाकू हैं वो राजेश कुमार के मार रहे हैं। रीता देवी ने बचाने का कोशिश करी और बचाने के दौरान रीता देवी को तो चोट नहीं आई, लेकिन जो राजेश कुमार था उनको काफ़ी सारी चोटें आ चुकी थी। और जैसे ही पूरा चाकू के वार किए गए और उसके बाद ये तीनों जो हमलावर थे ये मौके से भाग खड़े हुए। अब पूरा शोर शराबा मचना शुरू हो गया। आस पड़ोस के पड़ोसी वड़ोसी इकट्ठा हो गए और उसके बाद फिर यह हुआ कि पुलिस को कॉल की जाए। तो पुलिस को बुलाया गया, पुलिस भी मौके पे पहुंची और पूछा भाई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो पत्नी थी राजेश कुमार की उसने बताया कि इस तरीके से हम लोग सो रहे थे और 3 लोग घुसे और उसके बाद चाकू मारना शुरू कर दिया। पति को पूछा कि जानती हो किसी को, तो उसने बोला हाँ हम तीनों को पहचानते हैं और ये जो तीनों हैं ये हमारे यहाँ टेनेंट रहा करते थे। एक का नाम मनीष है, दूसरे का नाम पंकज है और तीसरे का नाम मोहम्मद अनवरुल हक है। अब पुलिस ने कहा ठीक है, बात शुरू हुई और मतलब कि एक तरीके से तफ्तीश भी शुरू हो गई। जो बयान था उसके आधार पर बॉडी जो थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि चाकू लगने से ही मौत हुई है और करीबन 17 चाकू के निशान जो थे वो जिस्म के ऊपर थे राजेश कुमार के। अब ये जो लड़के थे तीनों, मनीष कुमार, पंकज और मोहम्मद अनवरुल हक, इनको पुलिस तलाशना लग गई और इनका कुछ अता पता नहीं था। इसी बीच पुलिस को लग रहा था कि इतना जब चाकू चला है, इतना चाकू के वार किए हैं और 3-3 लोग चाकू चला रहे थे और बतौर बकौल रीता देवी उसने बचाने की कोशिश करी थी अपने पति को, लेकिन उसको कोई चोट नहीं आई। ये बात पुलिस को थोड़ा शक पैदा कर रही थी। तो पुलिस ने जो घर में मौजूद और लोग थे उनसे भी पूछताछ करी और इसी क्रम में जो एक लड़की थी, नाबालिग लड़की राजेश कुमार की, उससे पुलिस ने पूछताछ करी कि तुम बताओ क्या हुआ था। तो उसने बताया हम तो अलग कमरे में सो रहे थे। तो क्या तुम्हारी माँ का जो बयान है उसके मुताबिक 3 लोग घुसे और चाकू मार के तुम्हारे पिता का मर्डर कर दिया। तो इस पे उसने एक बयान दिया और वो बयान वाकई में हैरान कर देने वाला था। और उसने बताया कि जो हमारे यहाँ पे किराएदार रहा करते थे उनमें से एक किराएदार जिसका नाम पंकज है, उससे हमारी रीता देवी जो है उनका अफेयर चल रहा था और ये जो मर्डर हुआ है वो रीता देवी ने ही करवाया है और इसमें जो मर्डर करने वाला है वो पंकज है और उसके 2 साथी हैं। अब बयान बेटी का सामने आ गया था। पुलिस को लगा कि बिल्कुल एक तरीके से परफेक्ट बयान है और कोर्ट में बिल्कुल ये टिकेगा। इन्होंने पुलिस ने ज़्यादा
एक तरीके से दिमाग नहीं लगाया इन्वेस्टिगेशन में कि और इन्वेस्टिगेट किया जाए, पुलिस ने रीता देवी को पकड़ लिया। उसके बाद पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया, और जेल भेज दिया उसके बाद ये हुआ कि मामला बिल्कुल सॉल्व हो गया। लेकिन रीता देवी जो थी वो लगातार जो थी अपना बयान, उसने यही बोला कि हमने नहीं मारा अपने पति को, और ये जो साजिश की गई है ये किसी और ने करी है। और रीता देवी ने कहा हमें तो शक है कि हमारी जो बेटी है उसी ने ये पूरा जो खेल है वो खेला है और हमको फंसा रही है। यानी माँ के खिलाफ बेटी बयान दे रही थी और बेटी के खिलाफ माँ बयान दे रही थी। देखिए कितना विरोधाभास है, एक ही परिवार में रह रहे थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। और इसके अलावा जो पिता था उसका तो मर्डर हो ही चुका था। अब ये बात अप्रैल की है। अब पुलिस ने उठा के रीता देवी को जेल भेज दिया। अदालत में जो थे बयान करवाए गए उसके, तो उसने वहाँ साफ मना कर दिया कि हमने मर्डर नहीं करवाया था, हमारी कोई साजिश है। लेकिन जो बेल थी वो पुलिस को नहीं मिली। लेकिन पुलिस को लगा कि क्यों ना ये जिस तरीके का इसने बयान दिया कि जिस तरीके से रीटा अपनी बेटी, नाबालिग बेटी के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, उसका बोल रही है कि उसका अफेयर चल रहा था और उसने अपने पिता का कत्ल करवाया। और इस बीच ये हो रहा था कि इन तीनों में से जो टेनेंट जो थे उनमें से कोई पुलिस को मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि एक बार वो उनमें से कोई मिलता तो थोड़ा बहुत पूरा मामला साफ भी होता। तो पुलिस ने ये जो नाबालिग लड़की थी और बाकी का जो पूरा परिवार था उसके मोबाइल फ़ोन का सीडीआर निकाला, और सीडीआर निकालने के बाद कहीं से ये तीनों जो टेनेंट थे, जो किराएदार थे, उनका भी सीडीआर निकाला। और उसके बाद फिर मैच करना शुरू किया कि किसकी किससे बात होती थी। क्या रीता जो थी वो किराएदार पंकज से बात करती थी, या फिर जिस तरीके से माँ इल्ज़ाम लगा रही है और बेटी पर और एक किराएदार पर जिसका नाम मनीष है, वो आपस में बात किया करते थे। तो जब पुलिस ने सीडीआर निकाली और चेक किया तो उसमें ये आया कि जो बेटी है उसकी बात होती थी, वो कभी अपने पिता के नंबर से करती थी, मनीष को भी उसका फ़ोन किया करता, उसके पास भी एक मोबाइल फ़ोन था। तो इस तरीके के सीडीआर में ये बात साबित हो रही थी कि आपस में दोनों की बात हुआ करती थी। और जब कत्ल हुआ था यानी 17 अप्रैल, उससे पहले लगातार दोनों की लंबी जो थी वो बातचीत हुई थी। अब पुलिस को नाबालिग लड़की थी उसको इस तरीके से पूछताछ नहीं कर सकती थी। नाबालिग को लेके कितने अधिकार हैं और कितना कानून हमारा संवेदनशील है, ये आप लोग जानते ही हैं। निर्भया कांड में देख लीजिए कि बाकी लोग तो फांसी चढ़ गए, लेकिन जो नाबालिग था जिसने सबसे ज़्यादा ब्रूटलिटी करी थी वो बच गया और पता नहीं अभी कहीं घूम रहा होगा। तो ये पुलिस के ऊपर प्रेशर था कि जो नाबालिग लड़की है, बेटी है, उससे तो पूछताछ नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि किराएदार जो था वो पकड़ में नहीं आ रहा था। अब पुलिस की कई सारी जो टीमें थे वो इस पर काम करने में लग गई, और पता चला कि एक जो मनीष कुमार है, ये मनीष कुमार 12 दिन पहले वहीं पर रहता था, लेकिन इसने कत्ल जो हुआ था 17 अप्रैल को, इसने 5 अप्रैल को ही मकान खाली कर दिया था, 12 दिन पहले कत्ल के। तो पुलिस को सबसे ज़्यादा शक भी मनीष कुमार के ऊपर हो रहा था। जो रीता देवी थी उसने भी बयान दिया था कि नाबालिग बेटी का जो अफेयर है वो मनीष से चल रहा है। वैसे में सबसे ज़्यादा सरगर्मी से जिसकी तलाश की जा रही थी वो मनीष था। पुलिस को कामयाबी मिली, मनीष को पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ करी। तो उसने कबूला कि मैंने और 2 और साथी थे उसके, पंकज और अनवरुल हक, तीनों ही किराएदार थे ये राजेश कुमार के यहाँ पे, कि हम तीनों ने मिलके ये मर्डर किया था। और इस पूरे मर्डर की जो प्लानिंग थी वो जो लड़की थी नाबालिग उसने की थी। और उसने बताया था कि जैसे मनीष के बारे में जब लड़की के पिता को मालूम चला, नाबालिग लड़की के पिता को, कि इस तरीके से अफेयर चल रहा है, तो उसने काफ़ी विरोध जताया। लेकिन जो लड़की थी वो मनीष के साथ अफेयर रखना चाहती थी, उसी के साथ रहना चाहती थी, उसी के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन पिता का दबाव था, उधर जो टेनेंट था उसको ही बोल दिया गया था कि जल्दी से घर खाली कर दो और कहीं अपना दूसरा वो देखो। ऐसे में मिलना जुलना जो था वो भी एकदम से रुक गया था, और बाहर लड़की को जाने नहीं देता था पिता जो थे राजेश कुमार। तो ये सारी चीज़ें थी, वो इतना ज़्यादा लड़की के दिमाग में प्रेशर क्रिएट किया। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि सख्ती करी गई हो, काउंसलिंग ना की गई हो, ये सारी चीज़ें भी हैं कि अगर आप मार पिटाई से किसी बच्चे को समझाओगे तो वो शायद ही समझे, लेकिन थोड़ा बहुत समझा के और एक तरीके से बहला फुसला कर भी आप चीज़ों को
अगर आप डील करोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई और मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया तो लड़की बिल्कुल एडमेंट हो गई। और उसने जो टेनेंट था मनीष उसको बोला कि तुम पहले मेरे पिता का जो है वो मर्डर करो, उसके बाद ही हम लोग मिल पाएंगे। और वो दबाव बनाने लगे और इतना उसने दबाव बनाया कि जो लड़का था मनीष वो भी तैयार हो गया। और उसने जो दो और किराएदार थे पंकज और अनवरुल हक, उनके साथ मिलके ये पूरा प्लान तैयार किया। इसमें पंकज का इंटरेस्ट ये था कि पंकज जो नाबालिग लड़की थी और राजेश कुमार की जो पत्नी थी रीता, वो वन साइडेड उससे प्यार करता था और उसको लगता था कि अगर ये राजेश कुमार का मर्डर हो जाएगा तो हो सकता है उसकी पत्नी जो है वो उसके प्यार के झांसे में आ जाए, उससे अफेयर हो जाए। इस तरीके का कयास जो था वो पंकज ने लगाया था। तो वहाँ पे उसका इंटरेस्ट इस तरीके का था और मनीष का तो इंटरेस्ट था ही कि उसकी जो प्रेमिका है वो उस पर दबाव डाल रही थी। तो जिस दिन वारदात हुई 17 अप्रैल को, उस दिन ये जो नाबालिग लड़की है इसने अपने घर का दरवाज़ा जो था वो खोल दिया था रात को। और ये रात को करीबन 2:30 बजे घर के अंदर दाखिल हुए और जो बेडरूम था जहाँ पे राजेश और उनकी पत्नी रीटा सो रही थी वहाँ पे तीनों दाखिल हुए और लगातार कई जो वार थे वो किए। और इन वार की वजह से जो राजेश कुमार थे उनकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने मनीष और बाकी के जो लोग थे इस मामले में जो शामिल थे उन सबको अरेस्ट कर लिया। और इसके अलावा जो लड़की थी नाबालिग उसको भी रिमांड होम बोलते हैं या उसको करेक्शन होम भी बोलते हैं, लेकिन उसका जो एक तरीके से इतिहास है वो इतना ख़राब है कि जो भी करेक्शन होम में जाता है बच्चा उसमें से कम 95% बच्चे जो हैं वो अपराध में, मतलब कि वो सुधरने के बजाय अपराध में अपराधी बन जाते हैं वहाँ पर जाके। इस तरीके का ज़्यादातर जो डाटा है करेक्शन होम्स का पूरे इंडिया का वो इस तरीके का है कि वहाँ पे बिगड़ने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं सुधरने की बजाय। तो फिलहाल लड़की को करेक्शन होम भेज दिया है। माँ जो है वो उसको शायद जमानत मिल गई है, मैं उसके बारे में पक्का नहीं हूँ, वो मुझे क्रॉस चेक एक बार करना पड़ेगा क्योंकि जब तक मैंने पता किया था तब तक उसको जमानत मिली नहीं थी। हो सकता है कि बाद में कोर्ट ने जमानत दे दी हो। तो यहाँ पे वही है कि पूरा जो मैंने जिस तरीके से पूरा एक हेडिंग जो दी कि साजिश किसी ने करी, शिकार कोई बना और सज़ा किसी को मिली, और वाकई में रिश्तों का पेच था जिसमें कत्ल की वारदात जो थी वो फंस के रह गई थी। और पुलिस ने तो माँ को ही कातिल मान लिया था, लेकिन जब माँ ने पुलिस को समझाया, बयान दिए, तमाम जो सबूत थे पुलिस को दिए और पुलिस ने भी अपनी तरफ से जब तफ्तीश करी तब जाके ये जो पूरा मर्डर मिस्ट्री थी वो सॉल्व हुई। और फिलहाल इस मामले में जो लड़की है वो करेक्शन होम में, जो 3 आरोपी थे वो पुलिस ने अरेस्ट किए और ये कोर्ट में केस चल रहा है। तो एक तरीके का पूरा एक जो परिवार था अच्छा खासा वो इलिसिट रिलेशनशिप की वजह से बर्बाद हो गया। और अगर थोड़ा भी संयम से काम लिया होता शायद मेरे ख्याल से जो मरने वाले टीचर हैं राजेश कुमार वही अगर थोड़ा काउंसलिंग करते अपनी बेटी की या फिर और किसी तरीके से समझाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका आने वाला जो साल है वो बहुत ही अच्छा हो आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।